मसीह का तमाम ये तंबो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे स्वागत करने का तरीका आपको पुराना लग सकता है, रोज जैसा लग सकता है, लेकिन आज का मनी सेंट्रल आपको बिल्कुल नया लगेगा। नया इसलिए लगेगा क्योंकि आज से मनी सेंट्रल में एक और बदलाव हुआ है। मैंने आपको बोला था 2 हफ्ते पहले कि मनी सेंट्रल अब दिन पे दिन आपको बदलता दिखेगा। तो आज का नया बदलाव यह है कि शो के अंत में आपके लिए हम लाएंगे एक झटपट सेगमेंट। समय कम होता है, खबरें ज़्यादा होती हैं, कई खबरें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं लेकिन जाननी ज़रूरी होती हैं आपके लिए। तो आज से मनी सेंट्रल झटपट सेगमेंट में हम आपको कुछ ऐसी खबरें बताएंगे जिन पर चर्चा हो या ना हो। ये ज़रूरी नहीं कि उस पर विश्लेषण हो, चर्चा हो, लेकिन वो खबर आपको जानना ज़रूरी है। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बताऊं आज ऑन द शो में क्या है खास, मनी सेंट्रल में क्या है खास। शुरुआत होगी रेजर पे पर आरबीआई का बड़ा एक्शन। बाय बैक पर नए नियमों से क्या बदलेगा? म्यूचुअल फंड बाजार में टाटा की बड़ी तैयारी। बढ़ने वाली है बिजली की महंगाई। क्या जीएसटी से लौटा इंस्पेक्टर राज? और जारी हुई गोल्ड बॉन्ड की नई ट्रांच, नई किश्त। आरबीआई गोल्ड बॉन्ड की नई नई किश्तें जारी करता है। ताजा किश्त जारी हो चुकी है। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो यह विकल्प अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? अपनी खासियतों की वजह से। कब से कब तक खुलेगी ये ट्रांच, ये हम आपको आज मनी सेंट्रल में बताएंगे। शुरुआत रेजर पे की खबर से। आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने देश के बड़े पेमेंट गेटवे रेजर पे और कैश फ्री को अस्थायी रूप से अपने पेमेंट प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए नए ग्राहक बनाने से रोक दिया है। बैंकिंग रेगुलेटर के आदेश पर रेजर पे ने कहा है कि यह अस्थायी कदम है और इसका रेजर पे के मौजूदा बिजनेस ऑपरेशन पर कोई असर नहीं होगा। रेजर पे को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जुलाई के महीने में ही मिला था। सर, इसके साथ भी वही हुआ जो पेटीएम के साथ हुआ था? हाँ, और इसके साथ कुछ और भी हुआ है। मनी सेंट्रल के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक लगातार फिनटेक कंपनियों पर सख्ती कर रहा है। पेटीएम पर इससे पहले कार्रवाई हुई थी जब उसे नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया गया था, और अब निशाना है कैश फ्री और रेजर पे। कैश फ्री और रेजर पे के साथ 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं इस पूरे फैसले में, जिनके कारण अब ये नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे। जो रेजर पे की जो ओनरशिप फर्म है कैलिफोर्निया की स्ट्राइप, उससे ये कहा गया है कि वो भारत में अपना एक एस्कोर अकाउंट खोले। दरअसल इन दोनों कंपनियों से आरबीआई ने कहा है कि उन्हें अपने कामकाज का सिक्योरिटी ऑडिट सबमिट करना पड़ेगा, और सिक्योरिटी ऑडिट कराने के बाद ही इनके पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस अप्रूव किए जाएंगे। पेमेंट एग्रीगेटर वो कंपनियां होती हैं जिनके जरिए आप जब ऑनलाइन खरीद करते हैं या कहीं जाकर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो कंपनियां आपसे पैसा कलेक्ट करके बैंकों के जरिए बैंकों और ग्राहक और विक्रेताओं के बीच में उसे बांटती हैं। और अब ये तीसरी महत्वपूर्ण कंपनी भारतीय बाजार की है जिसका पेमेंट लाइसेंस रिन्यूअल मुश्किल में फंसता दिख रहा है। देश में जितनी तेजी से डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, बाजार नियामक सेबी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उतनी ही तेजी से नए कदम उठा रहा है। खासतौर पर ब्रोकर्स के लिए अब क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट में पड़े पैसों का ट्रेड करना संभव नहीं होगा। ये ताजा बदलाव है। सेबी जल्दी इसको लेकर नियम जारी कर सकता है जिसमें ब्रोकर का काम सिर्फ ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस नियम के लागू होने के बाद ब्रोकर्स की आय तेजी से घटने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा सेबी बायबैक के नियमों में भी बदलाव करने की योजना बना रहा है। इसका फायदा रिटेल निवेशकों को होगा, शेयरधारकों को होगा। स्टॉक एक्सचेंज रूट के जरिए बायबैक करने पर कंपनी को इसका लाभ मिलता था, जबकि बाकी शेयरधारकों को इसका लाभ नहीं मिलता था। इसके अलावा नई कंपनियों के लिए खुद को लिस्ट कराने की प्रक्रिया भी आसान की जाएगी। सेबी ने कहा है कि डॉक्यूमेंट को क्लियर करने की जो अवधि है अभी 70 दिन की है, इसको घटाकर 7 दिन कर दिया जाएगा। इस पर भी विचार किया जा रहा है। सर, पहला सवाल बायबैक के नियमों पर। बायबैक के नए नियम आने के बाद क्या बदल जाएगा? बायबैक के नए नियम सेबी की तरफ से किए जा रहे तमाम सुधारों की श्रृंखला में बायबैक के पूरे नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। सेबी ने जिस तरीके का प्रस्ताव रखा है, हमें पता है कि हाल के वर्षों में, हाल के महीनों में भारत में कई कंपनियों ने, वो कंपनियां जिनके स्टॉक्स बाजार में बुरी तरह पिटे हुए हैं और वो कंपनियां जिनके स्टॉक्स बाजार में स्थायी रूप से चमकते हैं, दोनों वर्गों की कंपनियों ने अपने शेयरों की खरीद की है। कंपनियां बायबैक इसलिए करती हैं ताकि उनके स्टॉक्स की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सके और उसके जरिए
वो अपने फ्लोटिंग स्टॉक को, यानी बाजार में जो स्टॉक होता है उसको कम करती हैं, और इसके लिए वो अपने कैश रिजर्व से पैसा देती हैं अपने शेयर धारकों को, ताकि वो शेयर वापस उन्हें बेच सकें। इस प्रक्रिया को बायबैक प्रक्रिया कहा जाता है। रिजर्व बैंक से भी अपनी पूरी व्यवस्था में अब बायबैक के नियम बदलने वाला है, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 2025 में ओपन मार्केट से बायबैक की प्रक्रिया वैसे भी खत्म होने वाली है, यानी कंपनियां अब सिर्फ टेंडर रूट से बायबैक कर सकेंगी। कंपनियां अब एक टेंडर देंगी जिसमें एक कीमत पर बोली लगाई जाएगी और उस बोली पर बायबैक खरीदा जाएगा। पर इतना ही नहीं, इसके अलावा 2 या 3 और बड़े बदलाव बायबैक की पूरी प्रक्रिया में होने वाले हैं। एक तो कंपनियों को अब शायद साल में 2 बार अपने स्टॉक्स को बायबैक करने की छूट मिलेगी, जो अभी तक 1 बार थी। इसका सीधा फायदा या असर उन शेयरधारकों पर होगा, उन्हें साल में 2 बार कंपनियों को शेयर वापस बेचने की का मौका मिलेगा, और इससे शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी में, अगर उनका शेयर बाजार में कमजोर है तो उससे बढ़ोतरी में उससे मदद मिलेगी। दूसरी एक और शर्त थी कि कंपनियां अपनी जो बायबैक का करंट साइज है, जो उनकी पेड अप कैपिटल का या तो 25% होता है, या जो उनका फ्री रिजर्व होता है उसका 25% होता है, इस सीमा को भी बढ़ाया जा रहा है। शुभम सेबी ने प्रपोज किया है कि कंपनियां अपनी पेड अप कैपिटल के 25 से लगभग 40% तक के आसपास के शेयरों का बायबैक कर सकेंगी, यानी काफ़ी बड़ा हिस्सा कंपनियां वापस खींच सकेंगी, खरीद सकेंगी अपनी हिस्सेदारी का, और अपने कैश रिजर्व का भी 40% हिस्सा इस्तेमाल कर सकेंगी बायबैक की प्रक्रिया में। पर सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प चीज जो देखने वाली बायबैक प्रक्रिया में होगी, जिस पर वित्त मंत्रालय की निगाहें होंगी, और शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वित्त मंत्रालय को देखना होगा कि बायबैक को लेकर टैक्स के नियमों में क्या बदलाव किया जाता है। 2019 में सरकार ने ये नियम बदला था, जिसमें बायबैक का जो पर जो लगने वाला टैक्स था वो शेयर धारकों के हाथ से उसे मुक्त कर दिया गया था, और कंपनियां वो टैक्स देती थी। इन सिफारिशों में शायद शेयर धारकों पर वापस टैक्स की जिम्मेदारी आ सकती है। पर ये 3 बड़े बदलाव भारत के पूरे शेयर बायबैक बाजार को नए दिशा में ले जाएंगे, जहां आप आने वाले समय में कंपनियों की तरफ से अपने शेयरों की वापस खरीद देखेंगे, जिसमें बढ़ोतरी होगी। सर, ब्रोकर्स के लिए भी नए नियम बदल रहे हैं, नए नियम आ रहे हैं, इन नियमों के बदलाव से क्या असर होगा? सेबी 2 और बड़े बदलाव करने वाला है, जिसकी शुरुआत काफी समय से पहले से तैयारी चल रही थी। एक तो ये कि शेयर धारकों का पैसा जो कि बैंक अकाउंट में रखा हुआ है या किसी एग्रीगेटर के पास पार्क्ड है, ब्रोकर्स को उसमें दखल की छूट नहीं मिलेगी। यानी ब्रोकर्स, अभी तक इस बात की शिकायतें थीं कि ब्रोकर्स उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका सही उपयोग नहीं करते, शेयरों की खरीद या बिक्री के भुगतान में ग्राहकों को देरी होती है। सेबी इस मामले में नए नियम बनाने जा रहा है। ब्रोकर का काम केवल स्टॉक्स की डील कराना होगा, खरीदना या बेचना होगा। शेयरधारकों का जो फंड या तो एग्रीगेटर के पास है या बैंक अकाउंट में है, ब्रोकर्स तक उसकी एक्सेस नहीं होगी। ये खबर ब्रोकर्स के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि ब्रोकर्स पर के कामकाज पर, कारोबार पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन सेबी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि ब्रोकर्स को शेयरधारकों की पूंजी से या शेयरधारकों के पैसे से अलग रखा जाए। यह भी बड़ा सुधार है, खासतौर से छोटे निवेशकों के लिहाज से, क्योंकि अब अधिकांश छोटे निवेशक किसी न किसी इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जरिए या एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर खरीदते हैं, और उसके लिए वो अपना एक रिजर्व या एक बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। टाटा ग्रुप देश की 8वीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी को खरीदने की तैयारी कर रहा है। हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत अंतिम दौर में है। टाटा एएमसी और यूटीआई एएमसी आपस में अगर मिल जाती हैं, इनका विलय हो जाता है, तो ये देश की 4थी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन जाएगी। यूटीआई एएमसी शेयर बाजार में अक्टूबर 2020 में ही लिस्ट हुई थी, और इसका मार्केट कैप करीब 9,791 करोड़ रुपए का है। सर, क्या चर्चा चल रही है और हिस्सेदारी किससे खरीदी जाएगी? लगभग, अगर आप बाजार के सूत्रों की माने, शुभम, वित्त मंत्रालय के और मुंबई में शेयर बाजार के सूत्रों की माने, तो टाटा समूह यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी को खरीदने की तैयारी कर रहा है। जैसा शुभम ने आपको बताया कि इसके बाद देश का 4था सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड होगा। दरअसल यूटीआई एएमसी को एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को भारत के 3 सरकारी बैंकों ने अपनी हिस्सेदारी के साथ बनाया था। इसमें पंजाब नेशनल बैंक की हिस्सेदारी और है, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी LIC की हिस्सेदारी है, SBI की हिस्सेदारी और बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी। ये सारे मिलाकर यूटीआई एएमसी में करीब 45% के आसपास, 45.16% के आसपास की, 1.6% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो भी करीब 23% की हिस्सेदारी रखती है। अभी टाटा म्यूचुअल फंड अगर इसको खरीदता है, तो ये पूरी की पूरी यूटीआई मैनेजमेंट एएमसी टाटा म्यूचुअल फंड का हिस्सा बनेगी, और ये शेयर बाजार में और म्यूचुअल फंड बाजार में जो क्रम है, कंपनियों की जो ताकत है बाजार में, उसमें टाटा म्यूचुअल फंड की ताकत में काफ़ी बढ़ोतरी करेगा। बिल्कुल, और ये SBI, ICICI और HDFC के बाद देश की 4थी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी बन जाएगी। अब खबर आगामी बजट से।
केंद्र सरकार अपने बढ़ते व्यापार घाटे पर नियंत्रण के लिए इस बार बजट में गैर जरूरी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का विचार कर सकती है। निर्यात में आ रही गिरावट को थामने के लिए ड्यूटी बढ़ाने पर विचार होगा। रिपोर्ट के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय उन उत्पादों की लिस्ट तैयार कर रहा है जो गैर जरूरी हैं और उनके लिए भारत में पर्याप्त मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मौजूद है। सर, कौन कौन से उत्पाद इस श्रेणी में आ रहे हैं? वित्त मंत्रालय की और सरकार की इस समय बड़ी दुविधा व्यापार घाटा है, जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे। क्योंकि भारत के निर्यात बुरी तरह टूटे हुए हैं, रुपए में कमजोरी के बाद भी निर्यात में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। सरकार की कोशिश ये है कि वो आयात किसी तरह से सीमित कर सके, जिससे व्यापार घाटे को कम किया जाए और जिससे अंततः जो चालू खाते का घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो भारत में विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी का अंतर बताता है, जो GDP के 4% के आसपास पहुंच रहा है, उसे रोका जा सके। विकल्प बहुत सीमित हैं, लेकिन सरकार ने, वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने मिलकर जो पूरी लिस्ट है भारत में निर्यातों की, उन आयात की, उनमें से कुछ उत्पादों की पहचान की है जिनके बारे में ये माना जाता है कि ये उत्पाद भारत में भी बन सकते हैं, भारत में भी इनकी क्षमता मौजूद है, लेकिन ये सस्ते होने के कारण, फिर से मैं कहता हूँ, सस्ते होने के कारण आयात किए जाते हैं और इसलिए सरकार इन्हें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर इनके आयात को सीमित करना चाहती, ताकि विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारत से रोका जा सके। जिन चीज़ों के संकेत हमें मिल रहे हैं, हालांकि इसकी विस्तृत सूची हमें बजट के आसपास मिलेगी, बजट में पता चलेगा, जिनके हमें संकेत मिल रहे हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रिक सामान है, बिजली के सामान, पंखे और बाकी चीज़ों को बनाने वाले। माना जा रहा है कि इनकी क्षमताएँ भारत में मौजूद हैं, पर चीन या बाकी देशों में ये सामान सस्ता बनता है, इसलिए भारत में उनकी असेंबलिंग की जाती है, लोग उनका आयात कर लेते हैं। दूसरा कुछ स्टील के उत्पाद हैं जो भी भारत में बनते हैं पर सस्ते होने के कारण आयात किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ सस्ते इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पाद भी हैं जिनको इस सूची में शामिल किया जा सकता है। यानी पहली बार ऐसा होगा जब सरकार इन उत्पादों की पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी सिर्फ इसलिए करेगी क्योंकि इनकी ये दुनिया के बाज़ारों में सस्ते और भारत के बाज़ारों में इनका उत्पादन होने के बाद भी इनकी मांग ज़्यादा नहीं दिखाई देती। आंकड़े भले ही महंगाई से मामूली राहत दिखा रहे हों, अभी कुछ दिन पहले खुदरा महंगाई के आंकड़े आए, WPI के आंकड़े आए, जिसमें ये बताया गया कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन कई ऐसे दरवाजे खुल रहे हैं जहां से महंगाई अब सीधे आपको देख रही है। जैसे पहली मार टीवी चैनल देखने वालों पर, दूसरी मार बिजली के ग्राहकों पर। दरअसल प्रमुख टीवी ब्रॉडकास्टर टीवी चैनल्स के रेट में वृद्धि कर रहे हैं। इससे टीवी रिचार्ज कराने का मंथली सब्सक्रिप्शन पैक महंगा हो सकता है। दूसरी तरफ महंगी बिजली भी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। टाटा पावर ने महाराष्ट्र के बिजली नियामक महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को आसान बनाने की मांग की है। ऐसी मांग क्यों की है? ताकि बिजली खरीदने की लागत की रिकवरी हो सके। बिजली दरों की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी क्यों हो रही है सर इस समय? बिजली कंपनियों को पहले भी सरकार ने इस बात की छूट दी थी कि वो अपनी दरों में बढ़ोतरी करें। यहाँ प्राइवेट कंपनी पहली दिख रही है, टाटा पावर, जिसके पास देश के कुछ बाज़ारों में बिजली वितरण और उत्पादन का बाज़ार है। टाटा पावर अपनी जो कच्चे माल की लागत है, कोयले की लागत है और बिजली की लागत में जो बढ़ोतरी आई, उसे बढ़ोतरी के लिए की तैयारी कर रही है। उसने महाराष्ट्र का जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उस कमीशन को कोई से रिक्वेस्ट किया है या अपील की है कि वो बिजली की दरें बढ़ाने के फैसले पर मंजूरी दे। अगर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर ये मंजूरी देता है तभी बिजली दरें बढ़ेंगी। और एक बार अगर राज्यों में बिजली की दर बढ़ना शुरू हुई तो फिर अन्य राज्यों के जो प्रमुख प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी कीमतों में बढ़ोतरी करेंगे। कोयला रिकॉर्ड ऊंचाई पर और कीमतों पर कंपनियों ने खरीदा है। भारत में भी कोयले की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए देर सवेर ज़्यादातर बिजली बोर्डों को या बिजली घरों को अपने यहाँ बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। सर, चैनल्स के रेट्स भी बढ़ जाएंगे? कुछ कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं। सोनी और जी ने अपने कुछ बुके में चैनल 10 से 15% तक की कीमतें बढ़ा दी हैं। TRI और चैनल सर्विसेज दे रही कंपनियां या जो ब्रॉडकास्टर हैं उनके बीच में इसको लेकर खासी खींचतान चल रही है। लेकिन अब कुछ कंपनियों ने अपने अलग अलग बुकेज में जब दरें बढ़ाना शुरू कर दी हैं तो आपका जो रिचार्ज है, जो आपका DTH रिचार्ज है या जो आप चैनल देख रहे हैं, उनकी दरें भी आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। अब समय सबसे बड़ी खबर का। आज की सबसे बड़ी खबर है GST से जुड़ी, और खबर एक नहीं है, कई ऐसी खबरें हैं जो GST काउंसिल से निकली हैं, GST के ऑडिट से निकली हैं, CBIC से निकली हैं, और ये तमाम खबरें आज हम सबसे बड़ी खबर में कवर करेंगे। पहली GST काउंसिल की बैठक से निकली खबर देखिए।
इस बैठक में जो फैसले हुए, लंबे समय बाद बैठक हुई, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इस बैठक में जो फैसले हुए उनके असर भी दूरगामी होंगे। जीएसटी काउंसिल ने यह तय किया है कि घर खरीदने वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा अगर वो घर की डील कैंसिल होती है तो। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एसयूवी गाड़ियों के नियमों में बदलाव किए। ये तय किया है कि किस गाड़ी को एसयूवी माना जाए और अगर मान ली जाए तो उस पर 22% कंपनसेशन सेस लगाया जाए। पहले इन्हीं दो खबरों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, पहली खबर, होम बायर्स को क्या मिलने वाला है? ये जीएसटी के ढांचे की दृष्टि से एक बड़ा बदलाव है और कैसे लागू होगा ये हमें अभी स्पष्ट नहीं है, पर पहली बार जीएसटी सामान्य लोगों को, जीएसटी की व्यवस्था सामान्य लोगों को टैक्स रिफंड की छूट देने जा रही है। इस रिफंड, ये थोड़ा पेचीदा और पेचीदा इसलिए इसको करीब से समझना होगा। पहली बार हम ऐसा कह रहे हैं इसलिए इस वजह है कि जीएसटी में अभी तक टैक्स रिफंड की सुविधा उत्पादकों या विक्रेताओं को मिलती, सामान्य उपभोक्ता को इसकी सुविधा नहीं मिलती। लेकिन ऐसा लगातार जीएसटी काउंसिल के पास शिकायतों के तौर पर जा रहा था कि वो लोग जिन्होंने किसी बिल्डर से या किसी हाउसिंग डेवलपर से अपना मकान खरीदा है और समय पर उस मकान की डिलीवरी नहीं की है या मकान की डिलीवरी देने से मना कर दिया है, तो जो बुकिंग कराई गई है, जो बुकिंग अमाउंट और जिस पे जीएसटी दिया गया है, वो उसे कैसे वापस मिलेगा? क्योंकि बाद में वो डेवलपर बुकिंग अमाउंट तो वापस कर देता था, जीएसटी की राशि वापस नहीं लौटती थी क्योंकि वो डेवलपर भी शायद जीएसटी दे चुका होता था। अब जीएसटी काउंसिल ने तय किया है कि अगर आपने बुकिंग कैंसिल करते हैं तो जो भी आपने क्रेडिट नोट दिया है, जो भी भुगतान किया है, उस पर जो जीएसटी उसकी भी वापसी होगी। जीएसटी काउंसिल ने फैसला तो दे दिया, पर जब मैं जीएसटी के विशेषज्ञों से और टैक्स ऑफिसर से समझने की कोशिश कर रहा था तो सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रक्रिया कैसे बहुत आसान बनाई जा सके, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को तो टैक्स रिफंड फाइल करने का, उसकी वसूली का, उसका कोई तरीका नहीं मालूम है। तो उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल एक व्यवस्था लेकर आएगी जिसमें सामान्य लोग आसानी से विदाउट किसी हैसल के, किसी बड़ी समस्या के अपने टैक्स रिफंड को वापस, अपना चुकाया हुआ टैक्स वापस ले सकेंगे जो उन्होंने बिल्डर को दिया था और बिल्डर ने बाद में मकान की डील कैंसिल कर दी या मकान की आपूर्ति करने से मना कर दिया। पर यहां से जीएसटी काउंसिल एक नॉन प्रोड्यूसर नॉन ट्रेडर टैक्स रिफंड की प्रक्रिया का प्रयोग भी शुरू करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है भारत में ऐसे उपभोक्ताओं का भी जो उत्पादक भी हैं किसी तरह से, लेकिन उनको टैक्स का रिफंड नहीं मिलता, क्योंकि टैक्स का रिफंड केवल रजिस्टर्ड, जो जीएसटी के पास रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के लिए उपलब्ध है। नॉन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के पास रिफंड की सुविधा नहीं होती। तो इस पर निगाहें रहेंगी हमारी कि ये प्रक्रिया कैसे लागू होती है और कितने लोगों को कितनी आसानी के साथ उनके रिफंड वापस मिलते हैं। और ये यहाँ से एक बहस ये भी शुरू करेगा कि अगर घर वालों को मिल सकते हैं तो फिर बिजली बिल पर क्यों नहीं मिल सकते हैं? हाँ, अगर उसको मिल सकते हैं तो फिर पेट्रोल डीजल की कल की बात शुरू हो जाएगी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां क्यों ना मिले। हाँ, लेकिन अभी चूंकि हाउसिंग सेक्टर में कैंसिल्ड पेमेंट्स पर ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारी और भी ऐसी सेवाएं हैं जिन सेवाओं को के लिए आप एडवांस देते हैं और उसके बाद वो कैंसिल हो जाती हैं और उन पर टैक्स दिया जाता है। तो अगर एक बार किसी सेवा में एडवांस से जुड़ी हुई सेवा पर किए गए भुगतान पर टैक्स की वापसी होती है तो बाकी इंश्योरेंस या बाकी चीज़ों पर भी कैसे लागू होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक नई प्रक्रिया है जिसे जीएसटी काउंसिल ने मंजूर किया है। इसमें आने वाले समय में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। सर, अब कार बाजार पर चलते हैं। कार बाजार में ये एसयूवी को लेकर बदलाव, क्या बदलाव है, क्यों किया गया बदलाव, क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? कार बाजार में भी एक बड़ी दुविधा जीएसटी के नियमों के तहत। जीएसटी दरअसल दिलचस्प रूप से ऐसा जटिल और बार बार बदलने वाला टैक्स सिस्टम हो गया है। माना जा रहा था कि जीएसटी से काफ़ी स्थायित्व आएगा कर दरों में, व्यवस्थाओं में, लेकिन आप हर जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ नई चीज़ें बनती देखती। ये बताते कि जीएसटी का बनाने वाला जो पूरा स्ट्रक्चर था, ढांचा था, उसने नीचे के लेवल पर या बदलती हुई परिस्थितियों के साथ उतना अपने आप को तालमेल नहीं स्थापित किया। आप कारों का उदाहरण देखिए। भारत में जो कंपेंसेशन सेस लगाया जाता है, जो जीएसटी के ऊपर लगाया जाने वाला सेस है, जिसे लेकर अब केंद्र और राज्यों के बीच एक नया विवाद शुरू होने वाला होगा, जिस पर हम आगे बात करेंगे। इस कंपेंसेशन सेस को लगाने में जो सेस की प्रक्रिया थी वो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल के लिए निर्धारित थी, एमयूवी के लिए निर्धारित थी, एसयूवी के लिए नहीं। पिछले 6 महीने में 8 महीने में आप भारत में सिर्फ वही कारें बिकती देखते हैं जिनको एसयूवी कहा जाता है, बल्कि 1 साल के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारें एसयूवी कारें हो गई। और इन पर यह सेस कैसे लागू होगा इसको लेकर कोई स्पष्ट परिस्थिति नहीं थी और इसलिए ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर्स, डीलर्स और जीएसटी विभाग के बीच में तमाम खींचतान चल रही थी।
जीएसटी काउंसिल ने अंततः इसमें परिस्थिति साफ की और पहली बार जीएसटी की व्यवस्था के तहत एसयूवी नाम की जो चीज़ है जिसे आप स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल कहते हैं या जिस तरीके की कारें आप हैचबैक कारें देख रहे हैं उन्हें तय किया है कि उनके ऊपर जो 22% का कंपनसेशन सेस है वो कैसे लगाया जाएगा। तो नियम ये तय किया गया है शुभम की जो एसयूवी होगी उसकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा होगी, उसकी लेंथ 400 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी और उसका ग्राउंड क्लियरेंस यानी उसकी ऊंचाई 170 मिलीमीटर या उससे ऊंची होगी। इस वर्ग की जो गाड़ियां होंगी उन्हें एसयूवी माना जाएगा और उन पर ये सेस लगाया जाएगा जिसकी दर 22% होगी। चलिए अब बात जीएसटी के सबसे विवादित हिस्से की। खबरें ये आ रही हैं कि जीएसटी ने एक बड़ा ऑडिट कराया। जब से जीएसटी लागू हुआ उसके बाद एक बड़ा ऑडिट कराया गया और इस ऑडिट के बाद 50,000 शो कॉज नोटिस पूरे देश में अलग अलग लोगों को भेजे गए। इसके अलावा 62,000 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई जिसमें कार्रवाई कर रही है जीएसटी काउंसिल की जीएसटी की टीम्स। खबरें आपने ये भी पढ़ी होंगी आगरा से, बिजनौर से कि जीएसटी इंस्पेक्टर्स के खिलाफ, जीएसटी के उत्पीड़न के खिलाफ बाजार बंद किए जा रहे हैं। सर, उत्पीड़न इतना बढ़ गया कि बाजार बंद करने की नौबत आ गई। मुझे अच्छे से याद है कि जब जीएसटी आ रहा था तो ये कहा गया था ये तो व्यापारियों का दोस्त है, तो ये दोस्त क्यों ना रहा? हाँ, और जीएसटी अब जीएसटी सरकार की बड़ी उलझन बन गया है जीएसटी को लागू करने के बाद और इसलिए जीएसटी काउंसिल को कुछ ऐसे फैसलों पर बाध्य होना पड़ रहा है। पर वस्तुतः जो बात शुभम ने कही कि जब जीएसटी लाया गया था तब पूरे देश में इस तरीके का माहौल था, यही बताया गया था कि ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होगा, इसमें न तो टैक्स पेयर्स को कोई नुकसान होगा ना उपभोक्ताओं को कोई नुकसान होगा। लेकिन धीमे धीमे पूरे देश में जीएसटी का इंस्पेक्टर राज चरम पर बढ़ता जा रहा है। इसके दो बड़े ताजे उदाहरण हमारे सामने आए। पहला उदाहरण तो हमारे सामने यही आया है कि जीएसटी ने अभी तक करीब 8,200 केसेस बुक किए हैं जिनमें 62,000 करोड़ रुपए के टैक्स का फ्रॉड है, इवेजन पकड़ा है, जिसमें 1,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब दो सवाल यहाँ उठते हैं कि जीएसटी का ढांचा जब इतना ट्रांसपेरेंट और टेक्निकली साउंड है कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ उपलब्ध है, तो जीएसटी में ये फ्रॉड जीएसटी के विजिलेंस सिस्टम की कमजोरी बताते हैं। और जब ये जीएसटी के फ्रॉड निकलना शुरू हुए तब सरकार को समझ में आया कि इस ढांचे में तो बड़े बड़े दरवाजे थे, बड़े बड़े लूप होल थे। और दूसरी चीज़ ये कि देश में पार्टनरशिप फर्मों को, रियल एस्टेट फर्मों को, ज्वेलरी फर्मों को ऑडिट के बाद 50,000 से ज़्यादा नोटिस भेजे गए जो जीएसटी में गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर मामले जीएसटी में गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से जुड़े हुए हैं। और यहाँ आकर जीएसटी अब सरकार के लिए दुविधा बन गया है। 2 साल के दौरान जब कोविड में सरकार के राजस्व में तेज गिरावट आई थी और आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह ठप थीं, तब जीएसटी में सरकार ने अपनी विजिलेंस मशीनरी को एक्टिव किया था काफ़ी तेज़ी से। छापे मारे गए, लोगों के इनपुट टैक्स क्रेडिट रोके गए। वो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि अब जीएसटी के खिलाफ बाजार बंद होने लगे। अभी हाल में मैं उत्तर प्रदेश में हुआ और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि केंद्र सरकार को दखल करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से बड़ी चुनौती हो रहा था कि जीएसटी के कारण जो लोगों में नाराज़गी बढ़ रही थी कारोबारियों में, उसे रोकने के लिए ये दखल बंद कराना पड़ा। अगर जीएसटी इसलिए लाया गया था कि वो व्यापारियों के कंप्लायंस बर्डन को कम करेगा, तो उनकी कंप्लायंस कॉस्ट तो बुरी तरह बढ़ गई। ये बात हमें दिखाई देती है लगातार, क्योंकि इतने सारे कागजी कामकाज हुए। और हमें इसलिए लाया गया था कि एक सिंगल विंडो फेसलेस ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। आप जितना माल बेच रहे हैं उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं उसके बारे में सबको जानकारी है। तो फिर ये जो फ्रॉड्स निकल रहे हैं या ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, ये जीएसटी के पूरे अस्तित्व के लिए और उसके लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। और शायद यही वजह है कि जीएसटी राजनीतिक रूप से अब कई सारे राज्यों में सरकारों की बड़ी दुविधा बन गया है। शायद यही वजह थी सर क्या कि जीएसटी काउंसिल ने यह भी तय किया कि 2 करोड़ की कर चोरी के ऊपर ही आपराधिक मामला बनाया जाएगा, इसकी थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया। क्या 2 करोड़ की सीमा बनने के बाद उत्पीड़न कुछ कम होगा, रुकेगा? आप सोचिए, जीएसटी काउंसिल को खुद ये बात परोक्ष रूप से स्वीकार करनी पड़ी, सुधार को आए हुए भी 4-5 साल हुए, कि जीएसटी में उत्पीड़न हो रहा है। यानी ये मानना पड़ा कि जीएसटी में व्यापारियों का और कारोबारियों का उत्पीड़न हो रहा है। जीएसटी काउंसिल ने जो नई व्यवस्था तय की उसके हिसाब से अब जब 2 करोड़ रुपए से ऊपर का टैक्स चोरी पकड़ी जाएगी तब अभियोग या प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाएगा। कहना मुश्किल है कि जीएसटी काउंसिल के अधिकारियों के पास जिस तरह नोटिस भेजने के, सवाल पूछने के अधिकार हैं, उनमें कैसे कमी होगी, क्योंकि
इससे पहले बहुत कुछ जीएसटी के भीतर ऐसा हो रहा है जिस पर सरकार को भी शिकायतें मिल रही हैं, व्यापारी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये नई लिमिट लागू होने के बाद प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था कैसे लागू होगी ये देखना होगा, पर सरकार की बड़ी दुविधा जीएसटी काउंसिल के लिए ये, अगर टैक्स की चोरी नहीं रोकी जाएगी तो जीएसटी काउंसिल के लिए तो जीएसटी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी नहीं होगी, और अगर सरकारें ज़्यादा सख्ती करेंगी तो वो अधिकारियों के हाथ में इतनी ताकत दे देता है कि उत्पीड़न की सीमा तक चले जाते हैं। और यही दुविधा थी जिसके कारण 2015-16 में जीएसटी लाया गया था कि पुराने सिस्टम में अधिकारियों के पास बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके वो करप्शन को बढ़ावा देते हैं, और उस करप्शन से बचने के लिए व्यापारी नियम से, ईमानदारी से टैक्स पे नहीं करते हैं। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम लौट के वहीं उसी स्थिति में वापस फिर आकर खड़े हो गए। व्यापारी नियम से पूरा जीएसटी नहीं भर रहे हैं, ऐसा ये मुकदमे बताते हैं जो 62,000 करोड़ रुपए की चोरी पाई गई है, और सरकार ये मान रही है कि और दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि जीएसटी के कारण उत्पीड़न बढ़ रहा है। तो गुत्थी टैक्स सिस्टम की वहीं जाकर फिर से फंस गई है। एक और मुद्दा है जिसपे केंद्र और राज्य आमने सामने दिख सकते हैं, वो है अगली खबर मनी सेंट्रल की। केंद्र सरकार के कुल राजस्व प्राप्ति में विभिन्न प्रकार के सेस के जरिए एकत्रित होने वाला कर का हिस्सा वित्त वर्ष 2020-21 में 18% पर पहुंच गया है। यानी कि अगर सरकार 100 रुपये टैक्स वसूल रही है तो उसमें 18 रुपये सेस से वसूल रही है। सेस टैक्स पे लगने वाला टैक्स है, उपकर है। वित्त वर्ष 13-14 में ये हिस्सेदारी 7% थी। सोचिए कहाँ 13-14 में 7% थी, अब बढ़कर 18% हो गई है। वित्त वर्ष 13-14 में सरकार ने सेस के तहत 73,880 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया था, जबकि इस दौरान कुल राजस्व की जो प्राप्ति थी वो 10 लाख करोड़ के आसपास थी, 10,14,000 करोड़ के आसपास थी। इस वित्त वर्ष में ये राशि सेस की 2,96,884 करोड़ रुपए पहुंच गई है। सर, ये विवाद की नया बीज है जो धीरे धीरे बड़ा होगा। कितना बड़ी राशि है अगर आप ध्यान से देखें कि भारत में सरकारें सेस एक किस्म का ऐसा टैक्स है जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, और आमतौर पर सेस को या उपकर को अच्छी क्वालिटी का टैक्सेशन नहीं माना जाता। सेस को हमेशा एक छद्म टैक्स माना जाता है, और अगर सरकारें इससे ये साबित करती कि वो टैक्स तो लगाना चाहती हैं लेकिन वो खुलकर टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहती, तो यहाँ से फिर जीएसटी की बहस शुरू होती। जीएसटी को लाया गया था कि भारत में एक समान कर ढांचा होगा, टैक्स की दरें कम होंगी, पर टैक्स की दरें और सेस की दरें आप मिला लिए जाए तो हम लगभग उसी स्थिति में खड़े हैं जहां पहले खड़े हुए थे। चार सेस टैक्स की दरें और उसके बाद सेस अलग है। पर इसके साथ दूसरी बड़ी बात यह कि ये जो सेस है ये केंद्र और राज्य के रिश्तों के बीच, आर्थिक रिश्तों के बीच सबसे बड़ी दरार बन रहा है। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठकों में भी राज्य सरकारों ने इस बात पर की मांग उठाई थी कि ये इस सेस की व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए। विवाद की बड़ी वजह यह है कि केंद्र सरकार राज्यों को जो टैक्स में हिस्सा देती है उस पूल में सेस को शामिल नहीं किया जाता। यानी अगर साल भर में 100 रुपये का टैक्स सरकार रेवेन्यू टैक्स से उठाती है और 50 रुपये का रेवेन्यू सेस से चुकाती है, तो जो राज्यों को हिस्सा दिया जाता है वो 100 रुपये में से दिया जाता है। 50 रुपये का जो कलेक्शन है वो केंद्र सरकार अपने तमाम खर्चों के लिए अलग अलग रखती है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भारत में टैक्स लगाने की और टैक्स वसूली के बोझ की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ विवाद इस बात पर है कि 14 फिनांस कमीशन ने भी, वित्त आयोग ने भी अपनी सिफारिश में कहा था कि जब ये टैक्स उन्हीं सारी सेवाओं पर, उन्हीं सारे उत्पादों पर लगाया जा रहा है जिन पर आप टैक्स भी लगा रहे हैं, सेस भी लगा रहे हैं, तो क्यों ना इसे सेंट्रल पूल में शामिल किया जाए, इसे उस डिवाइजेबल पूल में रखा जाए और इसमें राज्यों का भी हिस्सा होना चाहिए। केंद्र सरकार ने पिछले 4-5 सालों में इस मांग को स्वीकार नहीं किया है और यह माना है कि वो जो टैक्स सामान्य प्रक्रिया से नियमों के व्यवस्था के तहत आता है उससे बांटा जाएगा। अब जबकि राज्य सरकारों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई खत्म हो चुकी है, तब बजट की रोशनी में यह देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार या तो सेस कम करेगी, सेस हटाएगी, या वो राज्यों के इस दबाव को मानेगी कि राज्यों के साथ जो टैक्स बांटा जाता है उसमें सेस को शामिल किया जाए। और ऐसे शामिल किया जाता है तो राज्य सरकारों को केंद्र से मिलने वाले संसाधनों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को आगाह करते हुए कहा है कि वे अपने ग्राहकों को जबरन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ना बेचें। वित्त मंत्रालय का कहना है कि ऐसा करने पर पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुख कारोबार पर बुरा असर पड़ता है। वित्त मंत्रालय को इस संबंध में शिकायत मिली थी कि बैंक और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां धोखे से और अनैतिक तरीकों से इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे ग्राहकों को किसी विशेष कंपनी का इंश्योरेंस खरीदने का दबाव ना दें। सर, क्या है पूरा मामला?
वित्त मंत्रालय ने अपने बैंकों को इस बात के लिए आगाह किया है कि वो अपने लोन के साथ जो बाकी सेवाएं, खासतौर पर बीमा बेचते हैं, वो उसे ना बेचें। दो तरीके की शिकायतें वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के पास पहुंची। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से भी शिकायतें आई हैं कि बैंक अपने तमाम अन्य उत्पादों को अपनी मुख्य सेवाओं के साथ डिपॉजिट और बीमा के साथ, डिपॉजिट और लोन के साथ बेचते हैं, जो बेहद महंगी है और एक किस्म की मिस सेलिंग है। हमें पता है कि बैंक, बहुत सारे बैंक बहुत सारे उत्पाद और सेवाएं चलाते हैं, बीमा भी देते हैं। इसके अलावा उनके अपने पार्टनर भी हैं बैंक एश्योरेंस के तहत, जिन पार्टनर्स की सेवाएं भी वो इनके जरिए बेचते हैं। सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं शुभम होम लोन के साथ या कार लोन के साथ या किसी तरह लोन के साथ बेचे जाने वाले बीमा को लेकर। चूंकि सामान्य व्यक्ति जो लोन लेने जा रहा है उसे नहीं पता होता कि उससे जो फीस वसूली जा रही है, जो प्रीमियम का जो इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन किया जा रहा है, उसमें इस बीमा की लागत शामिल है कि नहीं, जबकि व्यवहारिक रूप से वही बीमा बाजार में सस्ता मिल सकता है। और इस स्थिति में रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सख्ती से इस बात के लिए आगाह किया है कि वो ये काम ना करें, क्योंकि अनुचित है और ग्राहकों के साथ एक किस्म की धोखाधड़ी है, और ख़ास तौर से इसमें बीमा उत्पादों को बेचने के पर सख्ती दिखाई गई है। जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे हमारा यह अनुरोध रहेगा कि अगर हाल फिलहाल में कहीं वो बैंक जा रहे हैं और लोन लेने जा रहे हैं और आपका बैंक अगर आपको उसके साथ कोई लाइफ इंश्योरेंस या किसी तरीके का बीमा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है, तो कृपया आप उसे मना कर दें, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है उस लोन के साथ आपके लिए लेना। और अगर आप लेना चाहते हैं तो उस उत्पाद की तुलना बाकी बाजार के अन्य बीमा उत्पादों से, उसी तरीके के बीमा उत्पादों से कर लें, क्योंकि ऐसा कतई ज़रूरी नहीं कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो उसी बैंक का आपको कोई बीमा या कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदना ज़रूरी है। चलिए अब समय मनी सेंट्रल झटपट का। भारत सरकार के केंद्रीय पूल में गेहूं के स्टॉक में आई गिरावट एक बार फिर चिंता का विषय बन रही है। 1 दिसंबर 2022 को गेहूं का स्टॉक मल्टी ईयर लो पर पहुंच गया है, 6 साल के निचले स्तर पर। वहीं गेहूं का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। उत्तर भारत के कई बाजारों में गेहूं का भाव 2900 रुपये प्रति क्विंटल के करीब कारोबार कर रहा है। दूसरी खबर सोने की जुड़ी। अगर आप भी सोने में निवेश करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम की नई किश्त जारी हो गई है। सोने का इशू प्राइस 5409 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ये स्कीम 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खुली रहेगी। आप इसमें सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। देश में कर संग्रह में तेजी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रॉस टैक्स कलेक्शन 17 दिसंबर तक 26% बढ़कर 13,63,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस वृद्धि में सबसे ज्यादा योगदान एडवांस टैक्स कलेक्शन का रहा है। चालू वित्त वर्ष में अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11,35,000 करोड़ रुपए के करीब है। इसमें सबसे ज्यादा व्यक्तिगत टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है, यानी कि जो हम और आप अपनी सैलरी से टीडीएस कटाते हैं एडवांस टैक्स के रूप में, और जो कंपनियां एडवांस टैक्स जमा करती हैं उसका हिस्सा सबसे ज्यादा है इस टैक्स कलेक्शन में। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। मनी सेंट्रल हर रोज बदल रहा है, ध्यान रखिएगा। आज झटपट है, कल फिर कुछ खास होगा, परसों फिर कुछ खास होगा। अपने सुझाव भी आप हमको भेजिए अपने कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव आप इस शो के लिए देना चाहते हैं बेहतर बनाने के लिए, तो उसको भी हम शामिल करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये संबोधि